relationship between current and drift speed, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है, आई और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच में रिलेशनशिप, और इसी के दौरान या इसके बाद विल डिराइव ओम्स लॉ वगैरह, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। करंट और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच का रिलेशन देख लेते हैं हम लोग भैया। तो करंट पता नहीं क्या है और ड्रिफ्ट स्पीड भी पता है, तो करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से, और ड्रिफ्ट स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं, वीडी से। सो करंट का फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा वीडी ई एन ए, ठीक है, याद कर लो उसको, ये आएगा, ठीक, अभी याद कर लो, वीडी इज ड्रिफ्ट स्पीड, ई फॉर द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, स्मॉल एन है ये, स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड कैपिटल ए का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो यहां पर जो आई है, आई का मतलब हो गया करंट, ठीक, वीडी का मतलब हो गया ड्रिफ्ट स्पीड। देखो कई बार ना मैं ड्रिफ्ट स्पीड बोल दूंगा, कई बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल दूंगा, तो बहुत सिंपल सा असम्पशन है, अगर वेक्टर लगाए तो वेलोसिटी है, वेक्टर नहीं लगाए तो स्पीड है। तो ड्रिफ्ट स्पीड लिख रहा हूं फिलहाल मैं यहाँ पे। ई का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एन का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम या पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी, ठीक है। और ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ध्यान से देखो, इसको वीडी नहीं पढ़ना है, इसको सिर्फ वी पढ़ना, ठीक है ना। डी एक सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है, इसको ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये क्या है, ये ड्रिफ्ट स्पीड है, क्या है ये, ड्रिफ्ट स्पीड है, तो सबस्क्रिप्ट लगा दिया बस अपन ने, तो उसको वी पढ़ लेते हैं, ई एन ए, वीना। तो वीना कौन है, वीना है करंट, तो करंट का क्या फॉर्मूला हो गया, वीना, याद हो गया, वी इज ड्रिफ्ट स्पीड, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एन फॉर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड ए फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया, याद हो गया, ठीक। सो लेट्स डिराइव दिस रिलेशनशिप, सिंपल तरीके से हम लोग डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूं, मुझे बोर्ड पे जगह ज्यादा चाहिए, ठीक। सो लेट्स थिंक ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, एक सिंपल सा कंडक्टर देख लेते हैं, ठीक, कम लिखूंगा ज्यादा बोलूंगा। लेंथ इस कंडक्टर का है मान लीजिए L, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए है A, ठीक। जैसा कि आपको पहले से पता है, A का क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब जिसके परपेंडिकुलर करंट फ्लो होता है। तो मान लीजिए करंट फ्लो रहा है ऐसे, कैसे जी, ऐसे, ठीक है। और ये लगा दिया आपने पोटेंशियल डिफरेंस, ये लगा दिया आपने पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपने V लगा दिया, मतलब कि अगर ये A है ये B है, तो इन दोनों पोटेंशियल्स का जो अंतर है वो पोटेंशियल डिफरेंस V दिया हुआ है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी V/L, अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए, अगर हम अज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशनशिप वोल्ट के साथ में ये होता है, तो इसीलिए वोल्ट पर मीटर भी ऐसा यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम भी होता है, लेकिन यहाँ से वोल्ट पर मीटर भी निकलता है, ठीक है ना। इसको ज्यादा डिटेल में इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ाया गया है। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशनशिप होता है V/L, और V क्या है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, और L क्या है, इन दोनों एंड्स जहां पर पोटेंशियल्स लगाए गए हैं, पोटेंशियल्स लगाए गए हैं जिसका आप अंतर ले रहे हो, उनकी दूरी, डिस्टेंस। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो V/L, ओके, डायरेक्शन नहीं लिया गया, ठीक है। जैसे करंट फ्लो रहा है, ये सब समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर छोटा छोटा असम्पशन, पहला कैपिटल L, लेट कैपिटल N इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैपिटल V या वॉल्यूम, सो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हो जाएगा A इंटू एल, भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया अपन A मान लिया, और लेंथ, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा वॉल्यूम, तो इसका मतलब स्मॉल n यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि टोटल n अपॉन V, ठीक है, वो कितना हो जाएगा n अपॉन AL, n अपॉन AL, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम।
इसका मतलब दिस इंप्लाइज टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितना हो गया इज स्मॉल n इंटू ए इंटू एन, यानी जो कैपिटल n की वैल्यू है, जो कैपिटल n की वैल्यू है कितनी आई स्मॉल n a l नल, ठीक है ना, ऐसे कर लेना जैसे भी आप अपने अपने हिसाब से बुद्धि लगा करके, तो ये हो गया नल। अभी अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है, इफ द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज E, सो द टोटल चार्जेस, इसका मतलब टोटल चार्ज ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन कितना हो गया भैया, अरे नीला हो गया ना, अरे ई से गुणा करके इधर उधर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इधर उधर कर दिया, तो कितना हो गया ई से देखो ना, इसको ई से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं समझ आया, अरे क्या किया, टोटल चार्ज होता है n इंटू ई, टोटल n और कैपिटल N कितना है NaL, कैपिटल N है NaL इंटू ई कर दिया था, ये नाली ठीक थोड़ी लगेगा, तो उसको अपने नीला लिख लिया, अरे क्या प्रॉब्लम है यार, तुम ये लिखो एक ही बात है ऐसी, ठीक है, तो Q कितना हो गया, हाँ जो भी आपको पढ़ना है NaL इंटू ई, ठीक है, टोटल चार्ज हो गया। तो अगर आप इधर एक स्विच लगा के स्विच ऑन कर देते हो तो करंट इधर मूव करना मतलब करंट इधर चलना चालू हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना चालू हो जाएगा। अरे भैया करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट का फॉर्मूला है टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। काहे का टाइम, अरे यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना समय लेता है इलेक्ट्रॉन, अरे टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए, टाइम निकालने के लिए चाहिए स्पीड और टाइम निकालने के लिए स्पीड और डिस्टेंस। अगर तो स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो अगर वो वेरी कर रहा है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगते हैं। तो अभी सिंपल सा अगर टाइम यहाँ पर हम मान रहे हैं ना कि कितनी रफ्तार से जा रहा है, ड्रिफ्ट स्पीड से, और ड्रिफ्ट स्पीड क्या एवरेज वैल्यू कैसी यूनिफॉर्म है, तो सिंपल इसका मतलब डेल्टा टी क्या है, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स टू ट्रेवल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक जाने में टोटल टाइम कितना लिया हुआ है, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, अरे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डेल्टा टी हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस एल हो गया और स्पीड कितना हो गया वी हो गया ना साहब, अरे हो गया ना, तो ये हो गया आपके पास क्यू और ये हो गया डेल्टा टी। सो बाय डेफिनेशन, हमेशा नाम डेफिनेशन का लगा दिया करो, तो बाय डेफिनेशन करंट जो होगा वो हो जाएगा Q बटे डेल्टा टी, तो Q कितना है नीला और डेल्टा टी कितना है L बाई वी डी, L अपॉन वी डी को भेज दो ऊपर, ये L से L गया तेल लेने मतलब कैंसिल, और उसको जब मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू मतलब वी ना लिख दो उसको अरेंज करके, बस वो तो कुछ भी है, लेकिन इसको अरेंज कर दिया अपन ने, इसको पहले लिख दिया और फिर इसको अरेंज कर दिया तो वीना हो गया, तो करंट का डेफिनेशन कितना आ गया I इज इक्वल टू वीना, डन। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड, याद कर लो, सिंपल और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, छोटे छोटे खूब सारे रिलेशनशिप और बताऊंगा मैं, सब इसी से रिलेटेड, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसी में हम अगर आगे और जाएं तो एक और हमारे पास रिलेशन है कि हमारे पास जो वीडी होता है ऑल्सो, यहां लिख देते हैं, उसी के आगे कंटिन्यू कर सकते हो, वीडी जो होता है वो होता है ई बाय एम इंटू टाउ, याद करो ड्रिफ्ट स्पीड के लिए रिलेशनशिप कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, तो ड्रिफ्ट स्पीड का मैग्नीट्यूड वाइज फॉर्मूला क्या ई बाय एम इंटू टाउ, इसको यहां पर पुट कर दो, अरे पुट कर दो ड्रिफ्ट स्पीड की जगह, तो कितना आ जाएगा देखो, तो पुट करके देख लेना खुद से और अरेंज करके देखना, टाउ ई स्क्वायर ईना बाय एम, टाउ ई स्क्वायर ईना बाय एम, टाउ ईना, ये भी करंट है, टाउ ईना भी करंट है, ठीक है ना, तो करंट कितना होगा टाउ ई स्क्वायर ईना बाय एम, ये भी करंट का फॉर्मूला हो गया भैया। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा रिलेशनशिप यहाँ पर बता देते हैं और मतलब एक डेफिनेशन बताते हैं और एक रिलेशनशिप भी निकाल लेते हैं। तो एक डेफिनेशन मेरे पास मोबिलिटी, एक टर्म आएगा मोबिलिटी, ठीक है। अब मोबिलिटी क्या होता है, व्हाट इज मोबिलिटी, सो मोबिलिटी इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी
वेलोसिटी अक्वायर्ड पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। वापस सुन लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अक्वायर्ड पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, ये है। तो ये मोबिलिटी का फॉर्मूला हो गया। अब मुझे बताओ मोबिलिटी को डिनोट करते हैं म्यू से, इसको देख के बताओ। यहां पर ध्यान से पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसका ऐसे यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड अपॉन न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। ये भी एक ऐसा यूनिट हो गया इसका, मतलब इसको आप ऐसा लिख सकते हो, मीटर कूलम अपॉन न्यूटन सेकेंड, ऐसे ना, मीटर कूलम है ये, उसको ऐसे लिख लेना, इसको कूलम मीटर लिख लेना, नहीं तो मीटर कूलम लिखोगे तो मिली कूलम दिखने लग जाएगा। तो कूलम मीटर अपॉन न्यूटन सेकेंड, राइट। ये भी इसका ऐसा यूनिट है, या इसको आप मीटर पर सेकेंड में बोलो और इसको आप वोल्ट पर मीटर में बोलो। तो मीटर पर सेकेंड और ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, तो ये ऊपर जाके मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड अपॉन वोल्ट, मतलब कि पर वोल्ट सेकेंड, ये भी हो जाएगा मीटर स्क्वायर। हालांकि इसका जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, ये इसका एसआई यूनिट है। और प्रैक्टिकल यूनिट क्या हो जाएगा इसका, सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसका प्रैक्टिकल, ये तो ऐसा यूनिट हो गया। और प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मोबिलिटी कितना हो जाएगा इसका, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, ठीक है। अब जरा इसे देख के बताइए, डायमेंशन फॉर्मूला आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, और इसमें जरा देख के बताइए कि मोबिलिटी जो है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल करता हूं, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है भैया, है ना, ये सिर्फ मैथ और फिजिक्स का अंतर है। माने कहा भावनाएं जब डालोगे ना फिजिक्स का गणित में तो फिजिक्स समझ आएगा, नहीं तो मैथ लेके कुछ समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखो, थोड़ी शक्ल देखो इसकी, और मुझे ये बताइए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल कर दिया जाएगा तो मोबिलिटी पे क्या असर होगा। पॉज करो, सोचो, ठीक है, सोच लिया, हाँ, मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं, तो पॉज करके नहीं भी किया तो सोच लिया, ठीक है। सो मुझे देख करके तो यही लग रहा भैया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डबल करने से ये मोबिलिटी आधा हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के डबल करने से मोबिलिटी आधा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मतलब ऐसा नीचे दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि मोबिलिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आ रहा है समझ में, आ रहा है जी, ठीक है। तो यहां से हमें ऐसा लग रहा है, बट ये गलत है। क्यों गलत है साहब, इसलिए गलत है क्योंकि ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला है ना साहब। अरे ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला ये है, देखो देखो ध्यान से, ई बाय एम इंटू टाउ। अगर आप यहाँ पर रख देते हो तो ये रख दो यहाँ पर ई बाय एम इंटू टाउ होल अपॉन कैपिटल ई। अरे इसको, ये मोटी लाइन है ना, इसको पलटा दोगे तो ई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से समझ में आ जाएगा म्यू कितना हो जाएगा, ई बाय एम इंटू टाउ। ध्यान से देखो, ध्यान से देख करके लगता है कि मोबिलिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी डिपेंड कर रहा है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। मोबिलिटी डिपेंड कर रहा है, अगर ये मान लो कोई दूसरा भी चार्ज होता, जैसे प्रोटॉन की मोबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं हम कहीं पर, वो सेमीकंडक्टर्स में हमको होल्स की मोबिलिटी कैलकुलेट करने को निकलेगा कभी, तो चार्ज अपॉन मास इनटू रिलैक्सेशन टाइम। तो किसी चीज का अगर मास ज्यादा होगा, अगर किसी चीज का मान लो मास ज्यादा होगा तो उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। अगर मास ज्यादा हुआ तो मोबिलिटी क्या हो जाएगा, कम। तो मोबिलिटी क्या हुआ, मोबिलिटी हो जाएगा ई बाय एम इंटू टाउ। तो हमें समझ में आएगा मोबिलिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता है। तो एक छोटा सा रिलेशनशिप निकाल लो करंट और मोबिलिटी के बीच में, तो ये वाला रिलेशन यहाँ से ड्रिफ्ट स्पीड की पुट तो म्यू इनटू कैपिटल ई, और यहाँ रख दो, तो यहाँ से रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड म्यू, ये भी देख सकते हैं। तो ये जाएगा आई बराबर वी डी की जगह रख दो आप म्यू इंटू ई, तो म्यू इंटू ई, और ये ई ना, ये हो गया म्यू ई ना,
तो करंट का फॉर्मूला क्या हो गया फिर, म्यू इना, तो वीना टाउ इना और म्यू इना सब करंट आ गया। समझ में आया? ये हो गया रिलेशनशिप्स। और छोटे छोटे से रिलेशंस हम देखेंगे इसमें, और ओम्स लॉ को भी डिराइव करते हैं। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स डिराइव ओम्स लॉ। जो हमने सीख लिया है लेट्स डिराइव है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक, so basically we are going to prove Ohm's law, and during the process of this we'll understand what is resistance and what is resistivity। देखते हैं। so वापस से वही वाला देख लेते हैं। कंडक्टर डायग्राम चाहे तो सेम रख सकते थे, लेकिन ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो अलग से देख लेता है। ठीक है, सब ये स्विच लगा दो। ये लेंथ ऑफ कंडक्टर L मान लो, यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड Vd, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, करंट I, ये पोटेंशियल डिफरेंस V, यहाँ पर जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, वो हो जाएगा V/L। ये हमें समझ में आ गया। तो टॉपिक क्या भैया, टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ या डिराइविंग ओम्स लॉ। ठीक है, सो वी व्हाट वी हैव डन, वी हैव कंसीडर्ड अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A। स्कूल में कई बार लिखना पड़ता है तो समझ लो, लिख देना इसको। सो कंसीडर्ड अ कंडक्टर L, कंडक्टर ऑफ डायमेंशन so that cross sectional area is A, length is L, that the current flowing is I when potential difference V is applied, and the drift velocity from negative to positive terminal is Vd, and this is the value of electric field. Okay, now we know that क्या क्या जानते हैं भैया, बहुत सिंपल सी चीजें जानते हैं। पहला कि I वीना है, ये जानते हैं, सभी जानते हैं। दूसरा जानते हैं कि वीना जो है वो E/m इंटू टाउ है, ये हम जान चुके हैं। जिसमें कि ये ड्रिफ्ट स्पीड है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, और n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान रहे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम के क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये E/m इंटू टाउ, राइट। आगे देखते हैं, तो हम लिख देते हैं कि यहां से जब इन दोनों कंबाइन करते हैं तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या आ जाता है, टाउ इना बाय m, टाउ ई इना बाय m करके देख लेंगे। तो भाई Vd की वैल्यू ये पुट कर दो, तो ये टाउ ई इना बाय m हो जाएगा। ये इसमें E² है स्मॉल वाला, देख लो इधर पे। ठीक है, अब हमें रिलेशनशिप निकालना है ओम्स लॉ की, मतलब डेरिवेशन करना है ओम्स लॉ के लिए। अब ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। तो देखो करंट तो मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पर E मिल रहा है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस के साथ में रिलेशनशिप है। तो इस वाले फॉर्मूले से हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में लिख देते हैं। तो E की जगह कितना लिखते हैं अपन, V/L, तो हम लिख देते हैं I इज इक्वल्स टू टाउ E² कैपिटल E NA ओवर m, और इसकी जगह लिख देते हैं V/L। समझ आ गया, इसकी जगह लिख देते हैं V/L। तो यहां से हमारे पास आएगा I/V। देखो ये V को यहां भेज दिया, I/V क्यों भेजा समझते हैं। तो ये हो जाएगा टाउ E² n ओवर m इंटू टाउ E² n ओवर m इंटू A/n, A/n। ध्यान से देखने पर ये पता पड़ता है कि ये जो चीज है, ये वाली जो चीज अंदर ब्रैकेट में दिख रहा है, ये किसी भी मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर आप मटेरियल और तापमान दो चीजें कांस्टेंट रखेंगे तो ये वाली चीज भी कांस्टेंट रहेगी। यानी कि इसको हमने नाम दे दिया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या नाम दे दिया जी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इस वाले कांस्टेंट को, और इसको रो से डिनोट कर दिया। इसको कई बार हम रेजिस्टिविटी भी बोल देते हैं, रेजिस्टिविटी भी बोल देते हैं। और बाद में पता पड़ेगा कि इसका ऐसा यूनिट ओम मीटर आता है। इसका ऐसा यूनिट कितना आता है, ओम मीटर, और इसके अकॉर्डिंग हम डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपका काम है। नाउ सो आई कैन राइट I/V इज इक्वल्स टू व्हाट, रो टाइम्स A ओवर L, रो टाइम्स A ओवर L। ठीक है, अगर आप अब इसको ध्यान
ध्यान से देखोगे तो पहले तो उसको आप पलटी मारो, पहले तो पलटी मारो, तो यहां से हम निकाल सकते हैं इसका रेसिप्रोकल ले लो तो आ जाएगा v ओवर i दैट इज इक्वल्स टू, कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, इसको हम यहां से, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं है ना, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं है, इसको हम, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, लेट्स टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा v अपॉन i इज इक्वल्स टू m ओवर टाउ e स्क्वायर n इंटू l बाय a। अब हमें यहां से ये देखने को मिलेगा कि जो ब्रैकेट में रखी हुई चीज है, ये अगर आपने मटेरियल कांस्टेंट रख दिया, इफ मतलब मटेरियल इज केप्ट कांस्टेंट सेम, मतलब कॉपर है तो कॉपर रहने दो, मर्क्यूरी मतलब हाँ कोई भी कंडक्टर है तो उसको सेम रखो, सिल्वर है तो सिल्वर रख दो, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया, यानी कि ये जो चीजें ये इन दोनों पे डिपेंड करता है, क्या क्या, टाउ और एन, कैसे डिपेंड करता है आगे डिस्कस करेंगे इसको। तो ये दोनों चीजें अगर आपने सेम रखी है, भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबके लिए सेम है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और तापमान पे और मटेरियल के नेचर पे दो चीजें डिपेंड करती है, एक तो रिलैक्सेशन टाइम और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। देखो अगर सिल्वर हुआ तो उसके लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कम मतलब ज्यादा हो सकता है, कॉपर के लिए थोड़ा कम हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पे। और जो रिलैक्सेशन टाइम है, आप रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है तापमान पे, रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड मोर ज्यादा से ज्यादा तापमान पे डिपेंड करता है, और ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी तापमान पे डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब अगर हमने तापमान को और नेचर ऑफ मटेरियल को फिक्स रखा तो ये ब्रैकेट वाली चीज फिक्स हो सकती है, इसको हम एक नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम डिनोट कर देते हैं रो से, इसको कई बार रेजिस्टिविटी भी बोला जा सकता है, और आपको पता पड़ेगा कि इसका जो एसआई यूनिट है वो ओम मीटर है, इसका एसआई यूनिट कितना है, ओम मीटर, तो यहां से आपको मिल जाएगा v ओवर i इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। ध्यान से देख करके ऐसा महसूस होता है कि राइट हैंड वाली जो चीज है, भाई तापमान और मटेरियल का नेचर कांस्टेंट रखा तो ये कांस्टेंट है, अगर डायमेंशन भी सेम रख दिया, अगर डायमेंशन भी सेम रख दिया तो एल और ए भी फिक्स हो गया। सो इफ ऑल द फिजिकल कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट, दिस RHS विल रिमेन कांस्टेंट। हम इस RHS वाले को नाम देते हैं R, यानी कि रेजिस्टेंस, और इसका डायमेंशन अगर हम इसका ऐसा यूनिट देखेंगे तो इसका ऐसा यूनिट आ जाएगा ओम या वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर ये आ जाएगा। सो यहां पर हमें समझ में आ रहा है कि इफ ऑल दी फिजिकल कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट, इफ ऑल दी फिजिकल कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट, अगर सभी फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखा जाए, यानी कि टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल, तो उससे ये वाला पार्ट यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा, और दूसरा डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, तो ये वाला पार्ट यानी कि लेंथ बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो इफ ऑल द फिजिकल कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट, देन RHS ऑफ द अबव एक्सप्रेशन, जो भी बोला अबव स्टेटमेंट इज कांस्टेंट। सो हमने उस कांस्टेंट को नाम दे दिया R, तो जगह v अपॉन i इज अ कांस्टेंट, जिसको हम नाम दे सकते हैं R, तो यहां से हो जाएगा v इज इक्वल्स टू IR, और अगर R कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं v इज प्रोपोर्शनल टू I। यही तो है ओम्स लॉ, अरे भैया यही तो है ओम्स लॉ, v इज प्रोपोर्शनल टू I, है ना। लेकिन ध्यान रहे बिना इस कंडीशन के ओम्स लॉ नहीं है ना। मतलब अगर तुमसे कोई सवाल पूछे कि v इज इक्वल्स टू IR, क्या ये ओम्स लॉ है? पहला क्वेश्चन है कि क्या यह ओम्स लॉ है? क्या ये ओम्स लॉ है? v इज इक्वल्स टू IR, क्या यह ओम्स लॉ है?
क्वेश्चन मार्क। और दूसरा कि R इज इक्वल टू V अपॉन I, क्या यह सभी कंडक्टर्स के लिए, है ना, हैंडराइटिंग में मत जाइए, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्या ये सभी कंडक्टर्स के लिए ठीक है? तो मैं आपको बताऊंगा पहली बात, यह ओम्स लॉ नहीं है, दिस इज नॉट ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ तो में स्पेसिफिक कंडीशन है कि आर कांस्टेंट होना चाहिए। तो ओम्स लॉ ये है V प्रोपोर्शनल टू I विद दिस कंडीशन। ये तो चीज अगर मैं V अपॉन I इज इक्वल टू R लिख देता हूं और मैं कहीं पर भी ये नहीं बता रहा हूं, कहीं पर भी ये नहीं बता रहा हूं कि R कांस्टेंट है, तो भैया R चेंज हो भी सकता है। और अगर R चेंज हो रहा है तो वो ओम्स लॉ को, मतलब ओम्स लॉ नहीं है। ओम्स के लिए ये वाला स्टेटमेंट फिक्स है, मतलब ये होना चाहिए, ये कंडीशन है। और ये वाला सवाल पूछा है कि क्या यह सभी कंडक्टर्स के लिए ठीक है, मतलब जितने भी कंडक्टर्स है उनके लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वोल्टेज अपॉन करंट है, हाँ ये सभी के लिए सही है। अरे कहीं बताया थोड़ी गया है कि कांस्टेंट है कि नहीं है, सभी कंडक्टर्स के लिए बात सही है, ओम्स लॉ नहीं है। ये तब ओम्स लॉ हो जाएगा जब आप ये कह दोगे स्पेसिफिकली कि यहां पर R कांस्टेंट है, राइट। दिस इज ऑल फॉर टुडे आई थिंक, मेरे ख्याल से ये आज के लिए, बाकी आगे हम लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं आगे, ठीक। यहां पर एक आपका असाइनमेंट हो सकता है एनसीईआरटी से, और ये हो सकता है रीडिंग फ्रॉम पेज नंबर 93 टू पेज नंबर 104, 104। तो दिस, यहां पर आप असाइनमेंट ले लीजिए, रीडिंग एनसीईआरटी फ्रॉम पेज नंबर 93, एनसीईआरटी फ्रॉम पेज नंबर 93 टू 104। अरे कौन सी एनसीईआरटी पढ़ोगे? 12th क्लास की फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट। रीडिंग मतलब रीडिंग, और रिलीजियसली पढ़िएगा। समझ में नहीं आएगा तो उसको अंडरलाइन कीजिएगा, कोशिश करें कि उसको 2-3 बार पढ़ें, नहीं समझ में आया तो उसको अंडरलाइन करें, ठीक है। और उसके बाद जब 2-3 बार कोशिश करने के बाद समझ नहीं आए तो पूछने का है, पूछते नहीं फिरना है, पहले उससे पूछो जो हम कैरी कर रहे हैं, राइट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, भगवान आप लोग का भला।